Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss all the previous year questions of the topic Artificial Intelligence. Now let us discuss some of the important topics before the explanation. In the Artificial Intelligence, it has been seen in December 2022. Total 11 question was asked and previously in the June examination hardly 4 question was asked. तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि किसी एक यूनिट में आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 आएगा या फिर उससे कम आएगा। आपको नेट एग्जामिनेशन या फिर कोई भी स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए इक्वल वेटेज देना है हर एक यूनिट पे। आप एक भी यूनिट को स्किप करके ना जाए, बिकॉज ऐसा देखा जा रहा है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं इन द करंट एग्जामिनेशन एंड ऑलमोस्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे 100 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। नो, आपके 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नए क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे, बट आउट ऑफ 100 जो आपके 85 क्वेश्चन है इसमें 60 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आते हैं। तो इसलिए नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना बहुत ही इजी होता है अगर आप उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत करें और आप एग्जाम के पैटर्न को समझे। आज के इस वीडियो में मैं दिसंबर 2022 के सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी और साथ में मैं उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा कि आपने किस पॉइंट पे मिस्टेक किया था और आने वाले एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ के गए हैं फिर भी आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे किस तरीके से उन क्वेश्चंस का करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ में हर टॉपिक के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जून 2023 में क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंबाइन सीरीज द एक्स्ट्रा स्टेप। जरूर सब्सक्राइब करके रखें। होम सेक्शन में जाकर आप सारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो विच इज एब्सोल्युटली फ्री, वेयर यू कैन गेट अ शॉर्ट वीडियोस फॉर योर क्विक रिविजन और crash courses for the net examination or various set examination. So in the previous video we have discussed database management system, all the questions of December 2022. अब ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और सारे 2022 के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। So this is the first question on the screen. जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप साथ में जरूर आंसर्स को भी कमेंट सेक्शन में दें। सो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर भी रखा है और साथ में क्वेश्चन का आईडी भी रखा है, तो हो सकता है आपके पेपर में इसकी आईडी कुछ और हो। ओके, सीरियल नंबर कुछ और हो, आईडी भी कुछ और हो। ये जिनका क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। नाउ the question was the negation of some students like hockeys. So this question, साथ में आपको ये बता दूं, this question falls under the category of easy. इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो टॉपिक कवर होता है। वन टॉपिक इज फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड अनदर टॉपिक इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो ये तो आपका पेपर वन, अगर पेपर वन में अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक्स भी पढ़ा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज निगेशन की बात की गई है। निगेशन का मतलब ही होता है किसी भी चीजों को रिवर्स कर देना। अगर मैंने बोला जीरो तो जीरो का निगेशन हो जाएगा वन, अगर मैंने बोला वन तो वन का निगेशन हो जाएगा जीरो। ये आप बुलियन अलजेब्रा में भी पढ़ते हो, है ना। और ये बेसिक, अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ, सीबीएसई का 9th के बच्चे हैं या फिर 10th के बच्चे हैं उनके भी बुक्स में मैथ्स में एक पोर्शन होता है। तो ये हो गया निगेशन। अब इस क्वेश्चन में लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारे मन में पहले से है कि डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। मैं एग्जाम में पढ़ के नहीं गई हूँ, बट फिर भी आपको पता है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कैसे सॉल्व करना है। निगेशन पूछा है, यहाँ पे लाइक है, तो सबसे पहले लाइक किस में चेंज हो जाएगा, डिसलाइक में। ओके, अगर मुझे ये छोटी सी भी चीज मालूम थी तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 अगर आप लगा के आए हैं तो वो ब्लंडर मिस्टेक है, बिकॉज लाइक का डिसलाइक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है सम, तो सम का होगा एवरी। ओके, अगर हम कुछ एक सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट को हम सम ले लेंगे, और एक पूरे सुपरसेट की बात करेंगे तो सुपरसेट को हम ले लेंगे एवरी। एवरी को आप ऑल भी बोलते हो लॉजिकल रीजनिंग में। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, एवरी स्टूडेंट डिसलाइक हॉकी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा सेंस भी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते सो यू विल बी गेसिंग द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात ही नहीं थी, तो ये इसका आपका आंसर है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे भी लर्नर हो जिनको कुछ भी नहीं पता है स्टेटमेंट के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। सो व्हाट इज निगेशन?
The negation of a statement is the opposite of the given mathematical statement. Negation is represented by tilde symbol. Okay, आपके कीबोर्ड में tilde symbol है. अगर किसी भी नंबर के आगे मुझे negation लिखना है तो मैं tilde symbol लगाऊंगी. बुलियन अलजेब्रा की बात करें वहां पे आपका हाइफन होता है. किसी भी वर्ड के आगे अगर आप हाइफन लगा दो तो इट इज ऑल्सो नोन एज निगेशन. ठीक है, इट इज एन स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट क्या करेगा, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अपोजिट करेगा. एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बोला P इज अ स्टेटमेंट एंड 3 इज अ नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर ले लिया, 3 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा tilde P एंड 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो सिंपली उस स्टेटमेंट के आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया दैट इज नॉट, और पूरा स्टेटमेंट आपका निगेट हो गया. सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ निगेशन. नाउ लेट अस सी अ सेंटेंस दैट इज डिक्लेरेटिव इन नेचर whose validities are the true or false has to be decided is called a logical sentence. Now ये आपका पेपर 1 का एक क्वेश्चन है. पेपर 1 में 2-3 साल पहले ये पूछा गया है, जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स में आती है या वैलिड इनवैलिड में आती है. ठीक है, तो अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो द आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. तो ये भी एक आपका पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. Now, if we talk about a statement is of two types. One is known as your simple statement, or which is also known as single statement, and another one is known as compound statement. So the meaning of compound is when you are going to combine two simple statement, then it will become a compound statement. जैसे मैंने बोला 3 be a natural number and 131 is a prime number. Okay, so two statement को I have combined with a and conjunction. So this is a compound statement. So such as and, or, not, if, then, if and only if. So these are the compound statement. Now, the question that has been asked in the examination is related to what logical operation. So there are logical connectivities, और अगर सिंपल हम किसी भी ऑपरेटर की बात करें जो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में आप पढ़ते हो, प्लस है माइनस है, दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर. सिमिलरली वी हैव द लॉजिकल ऑपरेटर जहां पे आप एंड को पढ़ते हो, और को पढ़ते हो, और नॉट को पढ़ते हो. ओके, सो सेम चीजें आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. इफ वी नीड टू कंबाइन टू स्टेटमेंट, so this is written like this. This is also known as conjunction. When we say conjunction, it is the first order predicate logic which is denoted by this symbol. Another one is or. Or means आपका boolean algebra में हो जाएगा plus, which is also known as and is also known as a dot operator. आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप p dot q लिखो, both are same, but दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. सिमिलरली और की अगर हम बात करें, so first statement is true or false. दोनों के केस में आपको यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आएगा. इट इज जस्ट लाइक योर और ऑपरेटर इन द बूलियन अलजेब्रा. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसजंक्शन विच इज दिस वन. अब कई सारे ऐसे लर्नर होते हैं जो कंजंक्शन डिसजंक्शन में ही कंफ्यूज हैं, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है. कंजंक्शन में आप हमेशा इस तरीके से लेंगे और डिसजंक्शन में आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, विच इज नोन एज एंड दिस इज नोन एज योर और. नाउ पहले हमने ये दोनों देखा. अब लास्ट वन आपको बता देती हूँ, निगेशन. निगेशन इज ऑल्सो नोन एज नॉट. सो नॉट मीन्स द सेम थिंग, अ स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरचेंजिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन. दैट इज इफ द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, इसके ऊपर निगेट किया, इट विल बिकम फॉल्स. इफ इट इज फॉल्स, देन इट इज ट्रू. सो दिस इज योर निगेशन. ओके, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नो, नॉट, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. Now, the most important logical operation जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है, which is biconditional and conditional. तो प्रीवियस ईयर में दिसंबर 2022 में तो आपको इस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. नॉट पे क्वेश्चन पूछ लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही नॉट पे पूछ लिया था. और एग्जामिनेशन में हर बार आपको क्वेश्चन पूछता है, इस एक टॉपिक से आपका एक्सपेक्टेड है 3 to 4 क्वेश्चन. दिस इज नॉट आई एम टेलिंग यू ब्लाइंडली. ये 5-6 साल का रिसर्च करने के बाद ही मैं बता रही हूँ, इस एक सिंगल टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार नेट एग्जामिनेशन में. और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करिए, दिस आर द टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जाते हैं. नाउ व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इफ एंड देन. किसी भी दो स्टेटमेंट को अगर आप बोलते हो, इफ वेदर इज हॉट, I will not go outside, then I will not go outside. If weather is hot, then, if and then, which is represented by this symbol, बहुत इंपॉर्टेंट है this symbol. Now by conditional जो दोनों तरीके से आएगा, that is if and only if. I will go outside if and only if it is a
प्लेजेंट वेदर, ओके, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ प्लेजेंट वेदर। मैंने यहाँ पे और स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दिया, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय योर बाई कंडीशनल। तो पहले तो आपको ये लॉजिकल ऑपरेशन पता होना चाहिए। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और निगेशन, ओके, जिसमें आपके सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज द कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। आप तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आपका इजी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब हमने जो भी पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे इन द सिंबल फॉर्मेट, सो सी दिस इज अ पी कंजंक्शन क्यू। अगर आप यहाँ पे नोट लगाओगे, इसको बस ओपन करना है, जैसे आप बूलियन अलजेब्रा में किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो, और ब्रैकेट को आप क्या क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के पहले आप जब ब्रेक करेंगे, ऑलवेज दिस विल बी कन्वर्टेड टू दिस एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू दिस, एंड इफ अ स्टेटमेंट इज पी इट इज कन्वर्टेड टू दिस वन। अगर आप निगेशन लगाते हो, सो सेम थिंग हमने यहाँ पे लिखा है। आप देखो यहाँ पे ये सिंबल आपका चेंज हो रहा है इन बोथ द केसेस, एंड बिकॉज ये पी स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हमने निगेशन ऑफ पी लिखा है। Similarly, if the negation of implication, it is very, very, very important implication. अगर आपका PQ given है, okay, PQ given है, इसका simple meaning होता है P union Q bar. It is written like this, or it is also written as P this one. Both are same. आप इसको negation ऐसे लगाओ या इसके ऊपर बार लगा दो, both are same. अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसके पहले हमने यहाँ पे negation लगा दिया, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपने ये लगा दिया, इसका ये मीनिंग है कि जो हमने अभी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, इसके पहले आप यहाँ पे निगेशन डालेंगे, ओके। सो निगेशन ऑफ पी, देन ये आपका और है, ये एंड में चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इफ देयर इज अ निगेशन लाइक दिस, और यहाँ पे हमने ये दिया तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज क्यू। सो सी द सेम थिंग इज रिटन हियर। इट इज, आई गेस ये मैंने रॉन्ग लिखा है, P यूनियन Q। सो दिस इज योर, ये यहाँ पे जो मैंने इसको ब्रेक किया, ये यहाँ पे एक सेकेंड मैं यहाँ पे रब कर दे रही हूँ। इट इज P एंड देन Q, ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया। सो अगेन फिर से ध्यान से देखिए, इट इज P Q, ओके। इसको जब आप ब्रेक करते हो तो ये P यूनियन Q आएगा, ओके। नाउ सी इफ इट इज दिस, इसके आगे हमने क्या किया है, इस पूरे को हमने फिर यहाँ पे निगेट किया है। इट मीन्स इसको जब आप पूरे को आपने यहाँ पे निगेट करोगे, सो व्हाट वैल्यू वी विल गेट, ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, दिस और विल कन्वर्टेड इनटू एंड इस Q के आगे कुछ भी नहीं है तो Q आगे निगेशन आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यू शुड बी नोइंग कि जब आप किसी भी इम्प्लीकेशन को कन्वर्ट करते हो, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ये तो आपको बाई हार्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बाई कंडीशनल की बात करें, सो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी आपको बाई हार्ट होना चाहिए। क्यों ये बाई हार्ट होना है, बिकॉज रिसेंट ईयर में देखा गया है कि आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे एक एक दो दो लाइन में आपको सॉल्व करना है, एंड यू हैव देयर विल बी 4 स्टेटमेंट गिवन एंड यू हैव टू मैच द करेक्ट वन, ओके। एंड दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो ये आपको जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको याद होनी चाहिए। सो यस, दिस वाज द क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लर्नर इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उनको कुछ हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर इस बार निगेशन पूछा है तो जून के एग्जामिनेशन के लिए आपको बाई कंडीशनल अच्छे से रिमेम्बर होना चाहिए, और उसके साथ बाई कंडीशनल, कंडीशनल और बाई कंडीशनल दोनों का इवेल्युएशन आपको मालूम होना चाहिए। अगर दोनों में आप नोट लगाओगे तो किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो जाएगी, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करके आप जानो, ठीक है। ये आपका जून के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओवरफिटिंग इज एक्सपेक्टेड व्हेन वी ऑब्जर्व दैट। अब बिकॉज एआई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डेटा साइंस, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एमएल से पूछे जा रहे हैं, मशीन लर्निंग से, है ना। एंड वी नो कि जो आपका मशीन लर्निंग है, दिस इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए आजकल
आपके 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं जो एआई में आउट ऑफ द बॉक्स है। क्यों? क्योंकि इफ यू हैव नॉट गॉन टू द मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, तो आपको वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे न्यू टर्म्स है जो जिनका हमें नॉलेज नहीं है, और कई सारे इतने मेथड्स भी हैं कि आप उतने मेथड्स को रिमेम्बर तो नहीं कर सकते। अब ये जो क्वेश्चन है, कई सारे लर्नर है जो मुझे ये बोल रहे थे कि एवरीवन इज टेलिंग कि हाँ, ये हमने अपने क्लासेस में कवर किया है। आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रही हूँ, आप स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे, आप ये जो डेटा साइंस का है इस वीडियो को चेक कर लेना। सिर्फ यहाँ पे 7 वीडियोस है, ओनली देयर आर 7 वीडियोस। ओके, इस 7 वीडियोस के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, what is unsupervised learning, what is reinforcement learning, what are the different types of different algorithm in supervised and unsupervised। और आपका दिसंबर में ये क्वेश्चन में पूछा गया है रिलेटेड टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो और ये वीडियोस आज के नहीं बने हैं, 2 साल पहले के बने हैं। तो अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है, हमने उस चीज को पढ़ाया है, सो वी हैव द प्रूफ कि हमने उन चीजों को क्लास में पढ़ाया है। अब यहाँ पे ओवर फिटिंग की अगर हम बात कर ले, तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग जब हमने डेटा साइंस के कुछ पोर्शंस को कवर किया था, बिकॉज डेटा माइनिंग भी आपके यूजीसी नेट में है, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग है। ये सुपरवाइज लर्निंग में आपके जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं उसका ये ड्रॉबैक है, और उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था विच दीज आर द ड्रॉबैक्स विच कम्स अंडर डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री में, और जो डिसीजन ट्री है वो आपकी सुपरवाइज लर्निंग का क्लासिफिकेशन का पार्ट है। अब इसमें ये पूछा गया ओवर फिटिंग इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू ऑब्जर्व दैट, तो इसमें आपको मॉडल पता होना चाहिए और ओवर फिटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे एक मैं सिंपल सा ग्राफ बना दूं, ये मेरे कुछ डेटा सेट्स है, दीज आर माई डेटा वैल्यूज, क्योंकि एआई में तो आप डेटा पे काम करोगे। अब जो ग्राफ बन के आ रही है वो इस तरीके से बन के आ रही है ना। अब ग्राफ तो आपका बना, बट यहाँ पे कई सारे आप देख सकते हो, सारे डेटा सेट को नहीं मान के चलिए, ये डेटा सेट्स मेरे हैं, मैंने सारे डेटा सेट को कवर कर लिया है। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड ऑल द डेटा सेट। ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसको अब मैं इरेज कर दे रही हूँ, और जो पीक है वो पीक ही आपका डेटा सेट है। अब यहाँ पे मैंने सारे डेटा सेट को तो कवर कर लिया है, बट दिस इज नॉट अ रिग्रेशन, ये एक लाइन में नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओके, तो इसको कहते हैं कि ऑल्दो वी हैव कवर्ड ऑल द डेटा सेट्स, बट यहाँ पे बहुत सारा वेरिएंस है और बहुत ज्यादा बायसनेस है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। तो यस, ये थोड़े से मशीन लर्निंग के टॉपिक हैं, तो हो सकता है अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व किया है तो एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शंस हर बार रहेंगे कि आप जो भी पढ़ के जा रहे हो, मे बी दैट टॉपिक यू माइट बी सीइंग सम ऑफ द न्यू टॉपिक्स एज इन द एग्जामिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेट है वो डिक्रीज होगा, बट टेस्ट सेट इंक्रीजेस। आप जितना भी चाहो टेस्ट को इंक्रीज करते रहो, पर ट्रेनिंग सेट आपका डिक्रीज होता रहता है, विच इज द इनपुट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो में सारे डिटेल्स को कवर कर दूंगी, क्योंकि अगर ओवरफिटिंग पूछा है तो नाउ दे कैन आस्क यू कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओवरफिटिंग, और आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को। सिमिलरली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरफिटिंग, तो नेक्स्ट टाइम इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दोनों टॉपिक हम अभी कवर कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरफिटिंग, पहले हम ये देख लेते हैं, द मेन गोल ऑफ ईच मशीन लर्निंग मॉडल इज टू जनरलाइज वेल। However, data sets have been provided to you. The main thing is you should be covering all the data set. आप सारे इनपुट सिग्नल को ट्रेस करें एंड देन यू मस्ट बी रीचिंग टू द एंड गोल। तो आपका एक जनरलाइज रिजल्ट आना चाहिए। Here, generalization defines the ability of machine learning model to provide a suitable output by adapting the given set of unknown input. ठीक है, आपने इनपुट दिया, अननोन इनपुट दिया, लार्ज इनपुट दिया, बट उससे जो रिजल्ट आना चाहिए दैट मस्ट बी जनरलाइज। इट मीन्स after providing training on the data set, it can produce reliable and accurate output. That is the motive of any learning model. Hence, the underfitting and overfitting are the two terms that need to be checked for the performance of the model and whether the model is generalizing well or not. तो ये दो तरीके के टर्म आपको चेक करने होते हैं, whether every model is following this
वेदर जितने भी मॉडल हैं वो इस दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। तो पहले तो आप ये समझ जाइए, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग ये दो तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, जो किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में आपको देखा जाएगा। और ये क्या करेंगे, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने के काम में आएगा। अब ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है कि they can ask you what do you mean by overfitting, what do you mean by underfitting. So at least you should be knowing these are the problems faced in machine learning and they are supposed to degrade the performance of any machine learning model. Now what is overfitting? It occurs when the model cannot generalize and fits too closely to the training data set. Instead, overfitting happens due to several reasons, such as the training data size is too small, it does not contain enough data samples to accurately represent all possible input data. जितने भी इनपुट डेटा आपने दिया है, हो सकता है वो सारे इनपुट डेटा को एनालाइज नहीं किया है, सो दैट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ एक्यूरेट रिजल्ट। तो यही यहाँ पे आंसर में गिवन है, व्हेन ट्रेनिंग इटरेशंस एरर ऑन ट्रेनिंग सेट डिक्रीजेस बट टेस्ट सेट इंक्रीजेस। आप टेस्ट सेट को इंक्रीज करते जा रहे हो पर आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता जा रहा है। सो दिस इज द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। और जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि दिस आर द डेटा सेट, ये जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये सारे डेटा सेट्स हैं। हम सारे डेटा सेट्स को मैप करें, बट देखो यहाँ पे कितना ज्यादा वेरिएशंस है। ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। द मॉडल ट्राइज टू कवर ऑल द डेटा पॉइंट्स present in the scatter plot. The goal of this regression model to find the best fit line. The goal of this model is to find the best fit line, but it is not a line. But here we have not get any best fit, so it will generate the prediction errors. अब आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो ग्राफ है दिस इज नोन एज स्कैटर प्लॉट, बिकॉज अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेपर वन। पेपर वन में भी कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड, लाइक यू शुड बी नोइंग व्हाट इज हिस्टोग्राम, बार ग्राफ क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन पे रिसर्च में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट जून और दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, आपको ये मालूम होना चाहिए ओवरफिटिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग में देखा जाता है। मैंने पहले भी बताया, डेटा साइंस का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ओवरफिटेड मॉडल हैज लो बायस्ड हाई वेरिएंस। सी देखो यहाँ पे कितना ज्यादा वेरिएंस है। द मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स एंड द साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा। तो ये कुछ मॉडल की प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको हम अवॉइड कैसे करेंगे, स्टार मार्क, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अवॉइड करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ तरीके आप याद कर लीजिए, जैसे क्रॉस वैलिडेट करना, रेगुलराइज करना, कुछ फीचर्स को रिमूव कर देना। ये कुछ पॉइंट्स को याद रखिए बिकॉज दे कैन सिंपली गिव यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन इजी बन सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द डेप्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, ओवर फिटिंग तो क्वेश्चन ने पूछा है, फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन अंडर फिटिंग यू आर सपोज टू लर्न। सो अंडर फिटिंग इज आल्सो इन टॉपिक व्हिच कम्स ऑन मशीन लर्निंग एंड दिस इज द चेन। नाउ सी, यहाँ पे आपका एक लाइन तो बन रहा है, बट दिस ऑल आर द डेटा सेट्स जिसको वो कैप्चर नहीं कर रहा है। द मॉडल इज अनेबल टू कैप्चर द डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट इन द प्लॉट। सो ये उससे भी ज्यादा ड्रॉबैक है। अंडर फिटिंग इज द मेजर ड्रॉबैक एज कंपेयर टू ओवर फिटिंग। इसके रीजंस क्या, अब यहाँ पे उल्टा हाई बायस्ड और लो बायस्ड। देखो यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, इस तरीके से वेरिएंस नहीं है, बट बायस्डनेस यहाँ पे ज्यादा है। The model is too simple, the size of training data is not enough, and it can have a lots of noise. So these are the problems related to your underfitting. कैसे avoid करेंगे, तो कुछ number of features को reduce कर देंगे। The same thing is overfitting by increasing the time of the model, increase model complexity or remove noise. So that can be the same things to be avoided by the overfitting as well. तो ग्राफ को याद रखना है, रीजंस याद रखना है, और साथ में कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर योर 2023 एग्जामिनेशन जून एंड दिसंबर। ओके, अभी तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, दे आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट कि दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन यू वांट फॉर एनी अनदर सब्जेक्ट्स, या आपके किसी टॉपिक में भी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप भी वो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। वी विल बी देयर, वी विल बी पोस्टिंग द वीडियोस बिफोर योर एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ए स्टार इज ऑप्टिमल। ना ये तो 1000 बार मैंने क्लास में पढ़ाया है, और आप जो आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सर्च टेक्निक। सारे सर्च टेक्निक आपको याद होने चाहिए, आइदर वो ट्रेडिशनल हो या फिर वो न्यू हो, है ना। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वेटेज है वो स्टार का है। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई बंदा नेट या सेट एग्जामिनेशन दे रहा है, एटलीस्ट उससे इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ए स्टार को पढ़ा होगा, बिकॉज दिस इज द frequently asked question in every time they are asking you question about the A star। अब देखो यहाँ पे ए स्टार को ऑप्टिमल आप कब बोलोगे, जब आपका कॉस्ट हाईएस्ट आएगा, जब कॉस्ट हाईएस्ट आएगा या लोएस्ट आएगा। मतलब मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इन द एग्जामिनेशन आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। अगर आप इस पे भी 2 मिनट लगा रहे देन अगेन दैट इज द प्रॉब्लम केस। ऑप्शन नंबर 2 और 4 अगर आप लगा के आए ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, बिकॉज ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन विद द हाईएस्ट टोटल कॉस्ट, हाईएस्ट टोटल कॉस्ट। अगर मैंने बोला मेरे कोर्स की फी 10,000 है, ठीक है, किसी दूसरे के पास आप जा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है 20K है, तो ऑब्वियसली बात है यू विल बी ऑप्ट फॉर माय कोर्स बिकॉज ऑलवेज यू आर गोइंग टू हैव द लोएस्ट कॉस्ट। तो ये तो पहले ही डिडक्ट हो गया। एक तो आपका इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्च टेक्निक में कॉस्ट लोएस्ट होनी चाहिए, और जो टाइम लग रहा है किसी भी एंड गोल तक रीच होने का वो मिनिमम होना चाहिए। तो लोअर टोटल कॉस्ट, लोअर टोटल कॉस्ट, और जो एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आप इसमें पढ़ते हो जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो एडमिसिबल होनी चाहिए। दैट इज ए स्टार की वैल्यू अगर हम देखेंगे दैट इज समथिंग जी ऑफ एच प्लस जो आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लगती है वो, ओके, सो इट मस्ट बी एडमिसिबल। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज द डेफिनेशन, ये है आपका सिर्फ डेफिनेशन ऑफ ए स्टार। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन भी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज टफ क्वेश्चन, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन को चेक कर लिया है एआई का, और तीनों क्वेश्चन बहुत इजी था एज कंपेयर टू योर प्रीवियस क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर आपके एआई के 4-5 क्वेश्चन थे एंड दे वेयर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। नाउ अगेन इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, एआई टेक्निक enables the computers to understand the association and relationship between objects and event। अब ह्यूरिस्टिक यहाँ पे नहीं होगा, कॉग्निटिव साइंस की तो हम बात ही नहीं कर रही है, पूरा पूरा अलग है। रिलेटिव सिंबोलिज्म, तो यहाँ पे आपको लॉजिकल क्या लग रहा है, पैटर्न मैचिंग, बिकॉज पैटर्न मैचिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एआई, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैटर्न मैचिंग, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे ही नहीं। नाउ अगेन दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा सर्च की बात करें, ऑलवेज यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम मिनिमैक्स। 2 साल से मिनिमैक्स या अल्फा बीटा से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस 2 साल से ऐसा देखा गया है कि दे आर आस्किंग यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और आई कैन से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू अल्फा बीटा और मिनिमैक्स। अब इस बार उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, एकदम ही नया क्वेश्चन बना दिया, वेयर डज द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा सर्च गेट अपडेटेड। नाउ इफ दिस इज अल्फा बीटा, है ना, आप ऐसे अल्फा लेते हो, अल्फा लोगे हर जगह, अल्फा बीटा आप हर नोट्स के लिए अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करते हैं और देन फिर आप उसको अपडेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपका कंपेरिजन होगा, देन उसके बाद इस पॉइंट पे कंपेरिजन होगा, देन फिर इस पॉइंट पे कंपेरिजन होगा, तो इस दोनों को कंपेयर किया और इसको अपडेट किया, फिर इस दोनों को कंपेयर किया, इसको अपडेट किया। तो अलोंग द पाथ ऑफ द सर्च यू आर अपडेटिंग द वैल्यूज। इनिशियल स्टेट में नहीं करते, एट द एंड में नहीं करते, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप धीरे धीरे पाथ को ट्रैवर्स करेंगे एंड देन यू आर अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आर द वेरिएबल्स, दीज आर द नॉर्मल वेरिएबल्स जिसको आप अपडेट करते हैं अलोंग द पाथ। तो अगर आपने इसको सॉल्व भी किया है न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। Now, this is the question जो कई सारे learners को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ, and I was very happy while seeing this question because you will not believe this is a question related to your fuzzy logic, जिसमें हम सिंगल परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं और मल्टीपल परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुछ YouTube पे वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस अभी भी पेंडिंग है ना। ये क्वेश्चन 2014 के अराउंड का क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज ये सिंगल परसेप्ट्रॉन पे है, जिसमें एक्स की वैल्यू होती है, वेट की वैल्यू होती है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
देन इसको एक थीटा की वैल्यू से कंपेरिजन करते हो एंड देन यू आर गेटिंग द आउटपुट। 4 इनपुट न्यूरॉन का ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। बट यस, दिस इज द क्वेश्चन जो 2014 से, अगर 16 का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है एआई का, तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज दिख जाएगा। बिकॉज जो एक लर्नर है जिनका ये पेपर है, उन्होंने यही बोला कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था एंड मैंने इसको ब्लाइंडली सॉल्व किया और ये करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी याद है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जामिनेशन। चलिए, अब इस क्वेश्चन की बात कर ले। अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड अगेन दिस विल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इजी। Which AI system mimics the evolutionary process to generate increasingly better solutions to a process problem? अब अगर आप इस AI का कुछ वीडियोस ही सॉल्व करेंगे, AI के आप सिर्फ एक वीडियो को देख लेना, जेनेटिक एल्गोरिदम, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहले थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके फजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और फिर 2 साल से क्वेश्चन जेनेटिक एल्गोरिदम पे नहीं पूछा गया है। इस पर बहुत स्मार्टली उन्होंने उसी जेनेटिक एल्गोरिदम का जो प्रोसेस होता है, उसमें पहला स्टेप होता है इवोल्यूशनरी, और उन्होंने यही पूछ लिया है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो किस मॉडल का पार्ट है, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिदम। मतलब मुझे पूरे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन। दिस इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क एंड दिस इज फॉरवर्ड प्रोपेगेशन मॉडल। तो ये आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जेनेटिक। और एक सिंपल सी बात है, हम बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे होंगे, दिस इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस व्हिच कम्स अंडर जेनेटिक थ्योरी, है ना। तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए, अब ये क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन पूछा है लर्निंग एल्गोरिदम में, आपको यहाँ पे बता भी दिया क्लासिफिकेशन मॉडल, जो कि सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है ना। तो आपको ऑड वन आउट करना था। सुपरवाइज लर्निंग की अगर बात करें तो वहां पे आपको पढ़ा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ये ऐसा क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ भी मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, आप जो भी टॉपिक को पढ़े, आपको मैंने पहले ही बताया सुपरवाइज अनसुपरवाइज को लिख लीजिए कॉपी में। नहीं लिखा है तो फिर से बता दे रही हूँ, इस वीडियो में जाना, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का मैंने टेबल बना के भी बताया है। ओके, तो आप उसको जब देखेंगे इस तरीके से मॉडल बना लेना है। इसमें क्लासिफिकेशन मॉडल आता है और इसमें रेग्रेशन मॉडल आता है, तो आपको नाम मालूम होना चाहिए। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, that is logistic and back propagation are the model which comes under classification algorithm। ठीक है, ये जो लीनियर रिग्रेशन है दिस इज कम्स अंडर अनसुपरवाइज्ड। तो अगर आपको ऑड वन आउट भी अगर सी आपने कैंसिल कर दिया तो ये 2 ऑप्शन तो हट जाएगा। उसके बाद बी दोनों में कॉमन है, और लॉजिस्टिक मॉडल ये सुपरवाइज मॉडल का पार्ट है। तो इस तरीके से भी आप ऑड वन आउट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। चलिए, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन जब हम 2 वेरिएबल बुलियन वेरिएबल की बात करते हैं सिंगल परसेप्ट्रॉन से, आपका एंड और नॉट को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स, जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था सेम उसी से क्वेश्चन है। बिकॉज देयर आर सम ऑफ द लिमिटेशन विथ सिंगल परसेप्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी परसेप्ट्रॉन, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। और वहां पे हमने ये सॉल्व किया था, जो जॉर की प्रॉब्लम है वो सिंगल परसेप्ट्रॉन से सॉल्व नहीं हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी परसेप्ट्रॉन लेयर। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल परसेप्ट्रॉन, तो आपका ABC तीनों होगा। ये क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अपनी क्लासेस में। और यस, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस दोनों टॉपिक को कवर कर दूंगी। बिकॉज अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसका मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब पूछ लिया है, कॉमन सेंस से सॉल्व करना था। अगर गलत हो गया तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो आपके मिस्टेक हो जाएंगे। बट एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ, अगर यहाँ पे बात हो रही है मैप इनपुट टू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग की बात हो रही है यूजफुल रिप्रेजेंटेशन में, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। तो डी का आ जाएगा 1, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
उसका यहाँ पे आप कॉमन देखो तो यहाँ तक तो कॉमन है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये बस चेक करना था, बोलते हैं ना सिक्स सेंस लगाना था, कि जो टेक्स्ट प्लानिंग है वो नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की प्लानिंग होगी या नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की बात होगी। तो टेक्स्ट को प्लान करना है, तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज रिलेटेड टू जनरेशन, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है वहां पे कुछ मीनिंग निकल के आना चाहिए, है ना। तो ये चीजें तो आपको पढ़ाई है कि जो आपका एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, which comprises of natural language generation plus natural language understanding. This topic is also covered in the artificial intelligence playlist. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ सी, इस बार बहुत क्वेश्चन पूछ लिया परसेप्ट्रॉन से, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जस्ट ना अभी आपको मैंने बताया, इट इज एसेंशियली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। यस, इट इज ट्रू। दे आर द सिस्टम मॉडल टू द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। यस, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की बात की गई, तो न्यूरॉन्स, तो ए और डी तो ट्रू हो गया, तो आप फट से इसको लगा देंगे, है ना। बहुत लर्नर्स है जो ए डी लगा के आए, उनका ये रंग हो गया। अरे और भी पढ़ लो ऑप्शन। दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स विदाउट इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर। चलो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इट इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर विच द डेटा सेट इज वेरी लार्ज। यस, वी आर सॉल्विंग द एआई प्रॉब्लम वेयर द डेटा सेट इज सॉल्व। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मैं कंफर्म हूं कि एबीडी इसका आंसर है। क्या ऑप्शन में एबीडी दिया है? नहीं, ऑप्शन में एबीडी नहीं दिया है। हाँ, इसके बारे में अगर मैं नहीं भी कंफर्म हूं, इट मीन्स ये सारे ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको मल्टीपल वैल्यूज पे आपको कॉन्फिडेंस है कि मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट। अगर यहाँ पे ए बी डी भी दिया होता और ऑल दिया होता तो एक बार को आपको यहाँ पे डाउट होता, है ना। बट ये अगेन थोड़ी चीजें तो आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं, तो वहां पे डेटा सेट तो आपका लार्ज ही होगा ना। अदरवाइज एआई के मॉडल को, इतने महंगे मॉडल को मॉडल करने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो आप अपने बेसिक ट्रेडिशनल मॉडल से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। हाँ, सो दिस वाज अ कंप्लीट क्वेश्चन। तो टोटल 11 क्वेश्चंस थे। एक ओवरफिटिंग का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा मशीन लर्निंग से, बट अगर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने इसको सिर्फ डेफिनेशन भी पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज एआई के सारे क्वेश्चन इस बार इजी पूछे गए। मैं आपको ट्रेंड बता देती हूँ। जून 2022 का जो क्वेश्चन आया था एआई का, उससे एक दो क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लिया गया था, और दो क्वेश्चन शायद थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि टफ कैटेगरी में आ जाएंगे, बिकॉज आप उतने टॉपिक्स तो पढ़ के नहीं जाते मशीन लर्निंग में। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न। बट इस बार उन्होंने दिसंबर में बहुत स्मार्टली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, और बिकॉज जून का एग्जामिनेशन अभी जस्ट होने वाला है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम कम है और जो टॉपिक आपको पता है उसको यहाँ से स्किप कर जाइए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे सर्च टेक्निक आपको पढ़ना है। सारे सर्च टेक्निक के प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा से बहुत क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा समझ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछे जा रहे हैं। मशीन लर्निंग के जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट दे आर नॉट आस्किंग ऑन आवर डेफिनेशन, उसके जो अंदर एल्गोरिदम है उसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को बस आप समझ लो कि सुपरवाइज के अंदर क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर ये सारे मॉडल्स होते हैं, और एक एक लाइन उनके फीचर्स आपको मालूम होना चाहिए, सो दैट इफ दे विल आस्क एमसीक्यू क्वेश्चन देन यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो इन तीनों वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिएगा। फजी लॉजिक का जो क्वेश्चन देखा गया है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए ये फजी लॉजिक का प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। So this is the tutorial where I have covered all the previous year question of artificial intelligence. Yes, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाला है दिस। अब जैसे आपने आज ये वीडियो देखा, 2 दिन का आप टारगेट सेट कर लीजिए कि 2 दिन में आप एआई के सारे वीडियोस को कवर कर लेंगे, और कोई भी डाउट होता है आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दें, बिकॉज व्हेन आई विल सी द कमेंट आई विल डेफिनेटली within 1 day or within 24 hours I will be giving you the reply. We have the last minute revision notes for the AI also available, तो आप उसको भी ले सकते हैं। the charges are very minimal, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी you can avail the last minute revision notes. And yes, this is for artificial intelligence. डीबीएमएस का भी कवर कर दिया है सारे क्वेश्चंस,
तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज। तो नाउ वी आर सॉल्विंग द दिसंबर 2022। तो आप एटलीस्ट 2018 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं अपने लेवल पे। और अगर कम समय है, अगर आपने पूरी तैयारी नहीं की है, तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको तो जरूर देखें, और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है उसको भी जरूर कवर करने की कोशिश करें। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। सो दिस आर द बेनिफिट्स इफ यू वांट टू इनरोल फॉर द दिसंबर 2022, बिकॉज आपको आपकी प्रिपरेशन मालूम है, तो आप दिसंबर 2023 का प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। रिजल्ट के लिए मत वेट करिए, बिकॉज इट टेक्स 6 to 8 months टू कंप्लीटली स्टडी फॉर द नेट एग्जामिनेशन। ओके, और ये आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, P, Q, R। आपको इसका निगेशन बताना है। द क्वेश्चन इज राकेश इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ राकेश इज रिच। तो ये एक स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को पहले तो आप PQR की फॉर्मेट में लिखिए, और लिखने के बाद आप इसका निगेशन करेंगे। और ये आप मुझे टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ऑल द क्विक नोटिफिकेशन for the upcoming examination in 2023. And this is our official YouTube channel and this is our social media handle. So जरूर like subscribe करिए और अपने friends के भी साथ share करिए if you like our videos. I hope you like the video. If you have any doubt, you can post in the comment section. Thank you so much, dear learners. Thank you.